नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग समाकलन के एक एक प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से हल करते हुए आगे की ओर बढ़े थे। तो आज जो है हम शुरुआत करने जा रहे हैं और देखेंगे कि जो है समाकलन के जो बचे हुए प्रश्न हैं, प्रश्नावली में जो 7 हमें जहाँ तक लगता है कि F आज शुरू करना है, G तक हो गया है। नहीं, 7F या उससे आगे का चैप्टर है, आप उसको देख लीजिएगा। बहरहाल हमारा जो लेक्चर नंबर है वो आज 8 है। 7th तक हम लोगों ने पूरा कर लिया है। आप अपनी बुक जो हरस्वरूप शर्मा की किताब है उससे मैच करा लीजिएगा कि हम लोग कहाँ तक का क्वेश्चन जो है पूरा कर चुके हैं। आज जो है हम लोग नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं और इसमें जो भी कंसेप्ट आएंगे उस कंसेप्ट को पहले देखेंगे। कंसेप्ट तो हालांकि बहरहाल हमने कल भी कुछ बताया हुआ था, उसी कंसेप्ट पर आधारित आज भी कुछ प्रश्न होंगे और उन्हीं प्रश्नों को एक एक करके और बारीकी से हमें हल करने का प्रयास करना है। तो आइए अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी कहा है और पहले भी कहते आए हैं कि आप जो है अच्छे तरीके से कॉपी और पेन को लेकर के बिल्कुल पढ़ने के मोड में बैठ जाइए और एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करिए। यदि अगर आप अच्छे तरीके से चीजों को नहीं समझेंगे तब आपका ये कन्फ्यूजन, चाहे वो समाकलन का हो या किसी भी मैथमेटिक्स का हो या फिर फिजिक्स का, अगर एक समस्या है तो वो हमेशा के लिए बरकरार रहती है। और अगर वह समस्या आपको एक बार समझ में आ गई तो उस समस्या का हमेशा के लिए निदान होता है, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस चीज को आप समझ जाइएगा। अब आइए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं और एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो समाकलन में पहले जो चैप्टर था उसमें हमने एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाने का भी प्रयास किया और बताने का भी प्रयास किया था। तो वहां तक हमें लगता है आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जो है हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिए आज का जो लेक्चर है इसमें थंबनेल में लगा हुआ है कि समाकलन इंटीग्रेशन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, आइए उस क्वेश्चन की ओर चला जाए। तो देखिए ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन को भी अगर आप देखेंगे तो आपको वैसे ही दिखेगा जैसा कि पहले आपको दिखने में आता था। आप उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हल कर पाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को देख करके ही आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न में आपको क्या मानना है, कौन सी ऐसी वैल्यू को माना जाए जिससे कि हमारा जो समाकलन है वो बिल्कुल आसानी से फाइंड हो जाए और उसे हम आसानी से हल कर सके। तो देखिए इसके लिए क्या करना है कि लिखा हुआ है tan 1 प्लस लॉग एक्स अपान में x है और dx है, इसका आपको समाकलन करना है। तो समाकलन करने की क्रिया में आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ 1 अपान एक्स dx आया है। तो अगर 1 अपान एक्स आया इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको log x को t मानना होगा, क्योंकि log x को जैसे ही हम t मानेंगे आपको पता है कि log x का जो समाकलन होता है वो 1 अपान एक्स होता है। तो इसलिए इस चीज को अब देखिए कैसे करेंगे। तो मैथमेटिक्स में बहुत बारीकी से चीजों को देखिए। 1 प्लस अगर मैं log x और बेस e, इस वैल्यू को मैं t मान लेता हूँ। 1 प्लस log x और बेस e, इस वैल्यू को अगर मैं t मान लेता हूँ, अगर मैंने इसको t माना तो अब इस दोनों पक्षों का अगर अवकलन करेंगे तो ये अवकलन 0 हो गया, प्लस log x का 1 अपान एक्स dx, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा dt के। अब देखिए यहाँ पर जो चीजें होंगी इंटीग्रेशन tan, अब 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स को हमने मान लिया है t, और dx अपान x, तो dx अपान x आपका जो है dt के बराबर हो गया। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक तो आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। अब क्या करना है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो tan t है, tan t का log sec t होता है। पिछले लेक्चर में भी हमने फार्मूले के तौर पर बताया था इसको, ये फार्मूला क्या होता है। मैं एक बार हालांकि फिर से रिपीट कर दूंगा चीजों को। देखिए tan t का इंटीग्रेशन जो होता है log sec t होगा और प्लस में कांस्टेंट टर्म c, ठीक। और अगर इसको अच्छे से लिखा जाए log और फिर सेक, और t की जगह आप जो माने हैं वैल्यू, t की जगह हमने 1 प्लस लॉग एक्स लिखा है, तो यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स आप लिखेंगे तो 1 प्लस ये हो गया log एक्स बेस। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ, ये जिसे कि आपको ज्ञात करना था। तो उम्मीद है ये चीज़ अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस पर थोड़ी सी लाइटिंग आज ज़्यादा है लेकिन इससे कोई समस्या नहीं है। आपको ये चीज़ें उम्मीद है अच्छी तरीके से दिख भी रहा होगा और आप चीज़ों को समझ भी रहे होंगे।
तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा कैसे हल होगा। तो यहाँ से अगर आगे चला जाए, और आगे चलने से पहले मैं एक बार 6 जो त्रिकोणमितीय फलन है उनका समाकलन एक बार फिर से लिखने का प्रयास करता हूँ। आप कल भी लिखा था हमने, आज भी मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप फार्मूले जो है भूले ना, वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। तो देखिए पहला जो है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स। ठीक, ये तमाम चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। तो साइन एक्स जो है, साइन एक्स किसका अवकलन करने पाता है, माइनस कॉस एक्स होता है। तो ये लिखेंगे, इसको अगर दूसरे कलर से लिख दिया जाए तो माइनस कॉस एक्स होगा प्लस सी, कॉस एक्स जो है साइन एक्स प्लस सी, टेन एक्स का log सेक एक्स होगा, log सेक एक्स प्लस सी, और काट एक्स तो log कोसेक एक्स माइनस log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और सेक एक्स का log सेक एक्स प्लस टेन एक्स, log सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और कोसेक एक्स का जब करेंगे तो log कोसेक एक्स, काट एक्स का log साइन एक्स होता है, ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ी सी गलती हो रही है, काट एक्स का log साइन एक्स, log साइन एक्स, कोसेक एक्स का log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक, तो ये आपके फंडामेंटल इक्वेशन और फंडामेंटल फार्मूले हैं जिसे आपको बार बार यूज करना है। तो इसलिए मैंने इसको बार बार लिखवाने का भी प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप इन फार्मूलों को कम से कम अच्छे तरीके से समझ जाएं, कहीं पर आपको कोई समस्या नहीं हो। तो यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं इस चैप्टर में। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो अब पहले आप देख करके इस बात को समझिए कि नीचे log सेक एक्स है, तो क्या किसी फलन का अवकलन में log आता है? कोई ऐसा सिंपल फंक्शन नहीं है जिसका कि अवकलन करें तो log है। हाँ, log के फंक्शन का अगर अवकलन करेंगे तो विदाउट log आ सकता है, विथ log भी आ सकता है, लेकिन बिना log का कोई फंक्शन है और उसका अवकलन करें और वो log है, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए इसमें जो चीज है log वाले फंक्शन के साथ ही जो है उसको मानना पड़ेगा t, तभी हम चीजों को हल कर पाएंगे। यानी यहाँ से हमें क्लू जो मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि log सेक एक्स को मैं मान लेता हूँ t, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर अवकलन करेंगे तो 1 सेक एक्स इंटू सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ये डी एक्स बराबर हो गया डी टी। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखें तो सेक एक्स से सेक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट गया। अब यहाँ पर टेन एक्स डी एक्स बचा, और ये इक्वल है डी टी के। अब यहाँ इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स, तो टेन एक्स डी एक्स जो होगा वो हमारा बदल गया है किसमें, डी टी में, और बटे में log सेक एक्स को मैंने लिखा है टी। ठीक, अब ये बन गया आपका 1/t, और आपको पता है कि 1/t का समाकलन क्या होगा, क्योंकि 1/t जो है log t का अवकलन होता है। तो यहाँ पर ये होगा log t प्लस सी, और t की वैल्यू आप यहाँ से रख लीजिए। तो log t की जगह रखेंगे, देखिए क्या होगा, t की जगह log सेक एक्स, log सेक एक्स, ये हो गया प्लस में कांस्टेंट टर्म c। तो ये आपका पूरी तरीके से फलन हुआ जिसका आपको अवकलन करना था। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और है,
इस प्रश्न को समझने का प्रयास करिए और बारीकी समझिएगा। लिखा है 2 cos x माइनस 3 sin x और होल अपान 6 है, cos x है और प्लस 4 है, sin x है। अब देखिए यहाँ पर देखने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे से 2 जो है कॉमन मिल सकता है। तो जब 2 कॉमन आप लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर जो फंक्शन लिखा हुआ है 2 cos x माइनस 3 sin x होल अपान, अगर 2 मैं कॉमन लेता हूं तो जो चीजें बचेंगी 3 cos x प्लस 2 sin x और यहाँ से dx हुआ। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब देखिए नीचे वाले फलन का अगर अवकलन करें तो 3 cos का साइन तो 3 साइन, और यहाँ पर अवकलन करेंगे 3, ये cos का माइनस साइन होगा और उसके बाद 2 cos x मिलेगा आपको। यानी नीचे वाला जो फलन है उसको मैं अवकलन करूंगा तो ऊपर वाला फलन मिलेगा, यानी नीचे वाले फलन को ही t मान लेना चाहिए। या फिर अगर ऊपर वाले फलन को मानेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो चीज फिर आपको मिलेगा। अगर ऊपर वाले फलन को t मानेंगे आप तो 2 sin x हो जाएगा, 2 sin x और प्लस में cos x dx बराबर dt होगा। तो आप ऊपर वाले को भी मान सकते हैं, नीचे वाले को भी मान सकते हैं, आपके पास दोनों चांसेस हैं, किसी को भी ले सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ से इस 2 को अगर हम बाहर लिख लें, यहाँ से अगर हटा करके, ये आपका इंटीग्रेशन है और 1/2। अब अगर 2 यहाँ से 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर t, ऊपर वाले को लेंगे मानेंगे अगर तो वहां पर दिक्कत होगा, क्योंकि वो फंक्शन जो है नीचे मल्टीप्लाई में चला जाएगा और वहां से आप खत्म होने के बजाय ये फंक्शन 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर होगा। तो ये समस्या आपके लिए हो जाएगी, वहां से आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व होने में बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हम लोग यहाँ से चीजों को हल करने का प्रयास सॉरी हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 3 है, इसका अवकलन करेंगे 3 cos x का माइनस साइन x और प्लस 2 sin x का cos x और टोटल का dx और ये बराबर हो जाएगा dt के। ठीक, तो अब यहाँ से 2 cos x इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x और ये dx बराबर जो होगा dt के। ठीक, तो यहाँ तक की चीजें आपको दिख रही हैं, यानी 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x और dx ये कन्वर्ट हो गया आपका dt में, और होल अपान 3 cos x प्लस 2 sin x को आपने माना है t। ठीक, तो ये आपका 1/t बन गया, और 1/t का आप जानते ही हैं, तो ये बनेगा क्या 1/2 1/t, ये बन जाएगा log t और प्लस c। अब यहाँ पर आप log की वैल्यू जानते हैं 1/2 log t की वैल्यू को यहाँ पुट कर लेंगे, और t आपने माना किसको है 3 cos x प्लस 2 sin x। तो ये टोटल वैल्यू है जिसको आपने t माना था, इसे हमने फिर से यहाँ रख दिया, और ये कांस्टेंट टर्म c है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए ये आपको अच्छी तरीके से दिख भी रहा होगा। अब जो है जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव भी किया गया है, क्योंकि पूरे के पूरे सेटअप को ही चेंज कर दिया गया है, जिससे इसकी गुणवत्ता काफ़ी, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो तो बढ़ ही गई है। बहरहाल आपको जैसा भी लगे आप इसको अब नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं कि उसे कैसे हल किया जाएगा और किस तरीके से हल करना है। इसमें देखिए पहले अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को तो लगता है देखने में कि बड़ा कठिन प्रश्न है, लेकिन उसकी बारीकी को जब समझेंगे कि प्रश्न को कहाँ से हमको टैकल करना है, कैसे हल करना है, तब आप समझ पाएंगे कि हाँ क्वेश्चन को इस तरीके से हमें जहाँ जो वैल्यू मानना है, क्या वैल्यू पुट करना है, इस तरीके से रख करके हल करना है। इन तमाम चीज़ों को आपकी जानकारी खुद मिल जाएगी। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में है sec x
अपान में log sec x प्लस tan x। अब आपके मन में फिर सवाल आएगा कि इसमें किस चीज को t माने। तो देखिए sec x को t मानने से कुछ होने वाला नहीं है, और अगर log है फंक्शन तो log फंक्शन तो खत्म तभी होगा जब log को ही t मान लिया जाए। तो एक ही तरीका बचता है कि नीचे का जो log का फंक्शन है यानी log sec x प्लस tan x, उस फलन को ही t मान लिया जाए, जिससे हमारी समस्या जो है दूर हो जाएगी। आइए देखते हैं। अगर log sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x को मैं t मान लेता हूं, और अब जो है दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। अब इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए, जब जैसे ही आप अवकलन करेंगे तो log x का 1 अपान sec x प्लस tan x, ये हो गया 1 अपान में, इनटू अब sec x और tan x का भी अवकलन करेंगे क्योंकि इसी को t मान के कर रहे हैं। अवकलन को नियम को आप याद करिए, उसे भूलना नहीं है हमें। हमने बताया था कि अवकलन में जितनी बार t मानेंगे उतनी बार अवकलन करके गुणा करना है। तो अब sec x का अवकलन क्या होगा, sec x प्लस tan x, sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x प्लस tan x का sec स्क्वायर x, ठीक। ये चीज हुआ। अब आप ऊपर जो फंक्शन देख रहे हैं वहां से sec x कॉमन मिल जाएगा आपको। तो जैसे ही यहां से sec x कॉमन मिला, sec x कॉमन मिल गया, तो अब आपको मिलेगा sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, और होल अपान आपको मिलेगा sec x प्लस tan x, ठीक। इस तरीके से अब क्या करना है कि sec x और tan x जो प्लस में है, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी, और ये टोटल इतना dx बराबर dt है। तो अब आपके पास बचा केवल क्या, sec x और dx, और किसके बराबर है, dt के बराबर है। यानी कि sec x और यहाँ पर ये dx, ये मिल करके dt के बराबर हो गया। यानी इंटीग्रेशन ऑफ ये हुआ dt और होल अपान अब log sec x प्लस tan x, जिसको आपने माना है ये किसके बराबर है, log sec x प्लस tan x, ये स्मॉल t के बराबर है। तो ये स्मॉल t हो गया। अब क्या करना है, ये वैल्यू अगर आप हल करेंगे तो ये सीधे सीधे होगा log t प्लस c, ठीक। अब क्या करना है, t की वैल्यू आपको रख लेनी है, यानी log अब t की जगह देखिए आपने क्या माना है, t की जगह आपने माना है log sec x प्लस tan x, ठीक। ये टोटल पद हो गया, और इसके बाद कांस्टेंट टर्म नियतांक जो पद है उसको आप क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो उम्मीद है ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। तो इस चीज को आप हल करके आगे की चीजों को देखने का प्रयास करिए। तो एक एक चीज को आपको बारीकी से समझना है। आप जो है खुद से भी देखिए, मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप लेक्चर खत्म होने के बाद जब भी आपको समय मिले तो जिस चैप्टर को पढ़ाया गया है उस चैप्टर में इस जो फार्मूले बताए गए उस पर आधारित जितने प्रश्न हैं उसे खुद से हल करने का प्रयास करिए। और देखिए, इससे भी अच्छा पढ़ने का तरीका ये है, स्ट्रेटेजी ये है कि जैसे मान लीजिए सेवेंथ अगर H या फिर G, सेवेंथ G को अगर मैंने आज पढ़ाया तो आपका ये पर्पज होना चाहिए कि सेवेंथ G को पढ़ें, उसके क्वेश्चन को भी लगाएं, और उसके बाद सेवेंथ I जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उस लेक्चर के कंसेप्ट को अपने खुद से एक बार बुक में पढ़ने का प्रयास करिए, खुद से एक बार समझे रहिए। तो जब इसके बाद जब आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा और थोड़ा बहुत आप खुद से भी पढ़े रहेंगे तो जो चीज़ें यहाँ कराई जाएंगी या बताई जाएंगी तो आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ी हुई थी। और अगर वहाँ समझ में नहीं आया तो वहाँ पर आप जो है उसको मार्क भी कर सकते हैं कि ये चीज़ नहीं समझ में आया है, और पढ़ते समय फिर आप उस चीज़ को जो है समझ सकते हैं कि कैसे हुआ है चीज़ें। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। सबसे अच्छा तरीका ये फिजिक्स पढ़ने में भी है, क्योंकि फिजिक्स में अक्सर बच्चों की ये समस्या होती है कि वे जो है क्वेश्चन को या फिर जो टॉपिक पढ़ाया जाता है केवल उसी पर फोकस करते हैं
और फिजिक्स वगैरह थोड़ी सी टफ सब्जेक्ट इसी वजह से हो जाता है, क्योंकि देखिए उसमें नई नई चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं, बदल करके आती रहती हैं आने के लिए। ये नहीं कि मतलब थ्योरम वगैरह चेंज होता है, थ्योरम तो वही है, लेकिन आपका हर चैप्टर में नया कंसेप्ट, नई चीज़ें आती रहती हैं। तो वहाँ आपको हर कदम पर नई चीज़ें समझना और सीखना पड़ता है। तो इसके लिए जैसे ही फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट हो, उससे पहले आप उसके बारे में थोड़ा बहुत खुद से पढ़ करके भी आइए, क्योंकि आपके पास किताब भी होता है। आप किताब से जब पढ़ करके क्लास में बैठेंगे, तब आपको चीज़ें जो है काफ़ी बेहतर समझ में आ पाएगा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे चीज़ों को हल करना है, तभी आप समझ पाएंगे। और ये सबसे अच्छा तरीका, जहाँ तक मेरा अनुमान है, यही है कि जिस चैप्टर की शुरुआत होनी है, उस चैप्टर को एक बार, नहीं पूरा समझ में आएगा ये तो कंफर्म सी बात है, लेकिन अगर आप उसको खुद से पढ़ेंगे तो उसकी कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, उसमें कुछ जो पद आए हुए हैं, उन पदों को आप सुना सुनाया लगेगा, आपको लगेगा कि ये पद मैंने पहले भी कहीं सुना है या फिर पढ़ा था, तो ये चीज़ क्या कह रहा था, वो चीज़ आपको समझ आने लगेगा। और उसके बाद जब जैसे चैप्टर खत्म होता है, एक बार फिर जा करके आप उसको रिवाइज कर लीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका है, आपका कोई भी डाउट नहीं रह गया, या फिर अगर डाउट है तो फिर उसे आप अपने टीचर से या फिर आपके जो भी एजुकेटर हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छी समझ में आई होगी। आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए अगले प्रश्न में है अंडर रूट साइन 2x है, cos 2x है, dx है। अब यहाँ पर यह सवाल है कि किस चीज को फलन को माना जाए। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि अंडर रूट वाली वैल्यू को अगर हम मानेंगे, टोटल अंडर रूट मान लेंगे तो 1/2 रूट आ जाएगा, तो उससे हमें समस्या होगी। तो केवल अंडर रूट की जो वैल्यू है, यानी जो अंडर रूट की वैल्यू है, यानी साइन 2x, इसको मैं अगर t मान लूं तो साइन 2x का cos 2x इंटू 2 होगा, और dx ये dt के बराबर होगा। ठीक, तो अब यहां से cos 2x dx बराबर जो होगा, ये dt/2 होगा। ठीक, यहां तक की चीज समझ में आई है। cos 2x dx बराबर dt/2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जो फलन दिया गया है, इस फलन पर आइए, तो ये अंडर रूट, यहाँ पर तो आपको t मिल जाएगा, और cos 2x dx जो है ये बन जाएगा dt/2। अब इस 2 को बाहर कर लीजिए, तो ये 1/2 इंटीग्रेशन, अब अंडर रूट टी है तो उसको हम लिख सकते हैं t के पावर 1/2 dt। अब ये बनेगा 1/2 इंटू टी के पावर 1 अगर ऐड करेंगे तो 3/2 होगा, 3/2 होल अपान 3/2। ठीक, तो अब जो है होल अपान 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये बन गया 1/3 और t के पावर 3/2 प्लस सी। अब t की वैल्यू जो आपने माना है वो रख लीजिए, तो t की वैल्यू हमने माना है साइन 2x, तो यहाँ लिखेंगे 1/3 और t की जगह रखेंगे साइन 2x, और इसके पावर में 3/2 और प्लस में कांस्टेंट टर्म या फिर आपका जो अचर पद है c। ठीक, तो इसी तरीके से आपको प्रश्न को हल करना था। उम्मीद है ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी। आप इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। इस तरीके का प्रश्न है, तो इसमें भी आपको देख रहे हैं, देख करके ही समझ जाना है कि जो अंडर रूट की वैल्यू है उसी को टी मानना होगा। तो देखिए अंडर रूट की वैल्यू जो है tan x है, tan x बराबर टी। ठीक, अब क्या करना है, इस दोनों पक्षों का अवकलन करना है, तो लिख लेंगे आप दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब करेंगे tan x का सेक स्क्वायर x dx बराबर क्या होगा dt। ठीक, तो अब जो है
अब आपकी फंक्शन या फलन जो है बन क्या रहा है ये ध्यान देना है कि यानी कि dx बराबर क्या मिल रहा है यहाँ से, dx बराबर dt अपान में सेक स्क्वायर x है। तो आइए रखते हैं, तो अंडर रूट टेन एक्स को आपने t माना है तो ये अंडर रूट टी हो गया, अपान साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब dx जो है उसकी जगह क्या रखना है, dt अपान में सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ लिखेंगे dt अपान सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, अब देखिए एक कास और एक सेक आपस में कैंसिल होंगे, तो ये कास जो है ये सेक दो है तो एक कैंसिल हो गया, एक बचा है। अब इस जो है सेक रूट एक्स को अपान में करेंगे तो इंटीग्रेशन रूट टी डी टी अपान ये साइन एक्स अपान कॉस एक्स होगा, और इसी को फिर हम लिखेंगे टेन एक्स और टेन एक्स की जगह टी, तो फाइनली आपका बनेगा क्या, ये टी हो गया। अब रूट टी अपान टी है, यानी फाइनली आपका बनेगा डी टी अपान में अंडर रूट टी। ठीक, अब वन बाई रूट टी है, इसका आपको समाकलन करना है, तो ये तो आप आसानी से कर सकते हैं, देखिए कैसे। अब क्या करेंगे, इस टी को ऊपर ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन टी के पावर माइनस वन बाई टू डी टी है, तो अब क्या करेंगे, इस टी के पावर वन बाई टू हो जाएगा जोड़ेंगे तो, और वन बाई टू नीचे आएगा तो टू टी के पावर वन बाई टू, तो टी किसको माने हैं आपने, टेन एक्स के पावर वन बाई टू हो गया, और प्लस में कांस्टेंट टर्म सी, ये आपको देखने को मिला। तो उम्मीद है ये चीज़ अब आपको अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर थोड़ी सी लाइटिंग ज़्यादा है, हालांकि उसको आप अगर चाहें तो मैनेज हो सकता है, आपको उम्मीद है, हमें लगता है क्योंकि यहाँ से स्क्रीन काफ़ी दूर है, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ तक, हमें ऐसा लगता है। अगर नहीं दिख रहा है तो इसी को मैं ऊपर लिख देता हूँ, आपका इंटीग्रेशन बना है जो डी टी अपान रूट टी है, और इसका जब आप समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा टू टाइम्स, और टी आपने माना है टेन एक्स को, टेन एक्स के पावर वन बाई टू हो जाएगा और प्लस सी, तो ये पूरा का पूरा फलन जो उत्तर के रूप में आपको मिलेगा। तो अब जो है आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, चीज़ें अब दिख भी रही होंगी आसानी से। तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझने के लिए रखना है, समझ करके इन चीज़ों को हल कर लीजिएगा अपने आप से भी एक बार, ताकि आपकी जो समझ है वो और अच्छी तरीके से विकसित हो सके। अब जो है हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स अपान वन प्लस कॉट एक्स है डी एक्स। अब इस प्रश्न को जो हल करना है वो कैसे आप हल करेंगे, तो देखिए अगर हम लिखें वन प्लस कॉट एक्स बराबर टी, ठीक, तो वन प्लस कॉट एक्स बराबर अगर टी लिखेंगे और दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब अवकलन करेंगे तो देखिए वन का जीरो और काट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये किस में बदल गया, डी टी में। तो अब यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स किस में बदल गया, माइनस डी टी, और अपान में टी होगा। अब इसका समाकलन आप जानते हैं वन अपान टी का लॉग टी होता है, तो अब ये माइनस हो गया और लॉग टी होगा, और टी की जगह आप क्या लिखेंगे, वन प्लस कॉट एक्स और प्लस में कांस्टेंट टर्म सी। तो ये पूरा का पूरा फलन आपको उत्तर के रूप में मिलेगा। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी, आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो इस चैप्टर का अगला प्रश्न है। इस चैप्टर में देखिए बहुत कम प्रश्न थे, हालांकि हमने चाहा है या फिर ऐसा प्रयास किया है कि सभी के सभी प्रश्न को ही हल करा दिया जाए, लेकिन और जो आगे की प्रश्नावली आएंगे तो उसमें प्रश्नों की संख्या काफ़ी अधिक है। जैसे जब आप आंशिक भिन्न से प्रश्नों को हल करेंगे तो उसमें तादाद संख्या जो है क्वेश्चन का बहुत अधिक है, तो इसलिए उस जब चैप्टर को हल कराएंगे तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं अपने से हल कराऊंगा, जहाँ तक प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हल करा सकूं, लेकिन और अगर क्वेश्चन बचते हैं तो उसे आप खुद से भी हल करिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रश्न को हल नहीं करेंगे तब तक मेरे हल कर देने से केवल समस्या दूर नहीं होगी, आपका कंसेप्ट तभी तक मजबूत होगा जब आप खुद से भी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक की चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं।
अब देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पर है साइन एक्स और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए साइन एक्स कब आएगा, जब किसी कास एक्स के कास एक्स पद वाले फलन का आप अवकलन करेंगे। तो अंडर रूट की जो वैल्यू है उसी को आप टी मान लीजिए, आपका समस्या समाप्त हो जाएगा और प्रश्न जो है आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे जो टेक्निक दिख रही है कि आप ए स्क्वायर माइनस कॉस एक्स को ही टी मान लीजिए, इसको टी, फिर दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब अवकलन जैसे ही आप करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर का 0 माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर होगा, डी टी। तो साइन एक्स आपको यहाँ पर मिला है, ठीक, और डी एक्स यहाँ पर है, और साइन एक्स डी एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस टाइम डी टी होगा। तो ये इंटीग्रेशन हुआ और ये अंडर रूट में टी हो जाएगा और माइनस डी टी होगा, तो माइनस यहाँ और डी टी यहाँ, यानी माइनस इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 डी टी है। अब इसका समाकलन करेंगे तो टी के पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 और होल अपान 3/2 होगा प्लस सी, ठीक, ये होगा फलन। अब इसके बाद और चीज़ों को हल करेंगे तो देखेंगे आप कि माइनस है और टी की जगह आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, ठीक, और इस पूरे पद के पावर में 3/2 होगा और होल अपान में भी 3/2 होगा, तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे, बटे में 3 और माइनस ये पद होगा, ठीक। तो ये चीज़ आप जो है इस तरीके से हल करेंगे। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जैसे देखिए पहले प्रश्न था उसी तरीके का प्रश्न ये भी है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। आपको केवल और केवल किसी फलन को टी मानना है और जो बाद में जो बचे हुए फलन आ रहे हैं उसी फलन को ऐसे प्रतिस्थापित करना है, इस तरह से सेट करना है ताकि आपका जो फंक्शन है वो लीनियर फॉर्म के फॉर्म में चेंज हो जाए, जिससे आप फार्मूले की सहायता से समाकलन आसानी से हल कर लें। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए इस फलन में इस तरह का फलन मैंने पहले भी कराया था और मैं उस जो क्वेश्चन को कराया है उन सभी प्रश्नों में आप देखे होंगे कि ऊपर जो e के पावर 2x और माइनस e के पावर माइनस 2x है वो नहीं था, केवल नीचे जो पद थे उसमें e के पावर x प्लस 1 इस प्रकार का फलन था। तो उसको हल करने की विधि हमने बताई थी, आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि e के पावर x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे अभी जो मुझे याद आ रहा है एक बार देख लीजिए, अगर 1/1 प्लस ई के पावर एक्स है इसका समाकलन करना है तो मैंने बताया कि ई के पावर माइनस एक्स का ऊपर और ई के पावर माइनस एक्स का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर होगा ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स और नीचे जो होगा ई के पावर माइनस एक्स प्लस 1 होगा, ठीक। अब नीचे वाले पद को आप क्या मान लीजिए टी, इसका अवकलन जैसे ही आप करेंगे आपको ऊपर वाला पूरा का पूरा पद मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से लॉग के फॉर्म में आप समाकलन कर पाएंगे। बहरहाल यहाँ पर आपको ऐसी जरूरत नहीं है, आप इसमें जो है नीचे वाले पद का खुद अवकलन करिए, देखिए आपको क्या चीजें मिलती है। तो आपका जो नीचे पद लिखा हुआ है e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x, इसको अगर मैं t मानूंगा तो e के पावर 2x का e के पावर 2x इंटू 2 होगा और यहाँ पर e के पावर माइनस 2x इंटू में माइनस 2 होगा, ये हुआ, और होल अपान, यहाँ अपान में तो कोई चीज आएगी ही नहीं, और ये टोटल वैल्यू दिस dx इक्वल dt, ठीक। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x और dx और ये dt के बराबर होगा। तो अब देखिए आपको ऊपर वाला पद मिल रहा होगा e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x dx, ये है dt/2। तो ऊपर का पूरा ये पद जो है ये आपका बन रहा है इंटीग्रेशन dt और 1/2, 1/2 dt हो गया और होल अपान e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x, ये किसके बराबर है, t के बराबर है, तो ये हुआ t।
अब आपको कुछ नहीं करना है, 1/t का समाकलन आप लोग जानते हैं log t होगा, log t। अब जो है 1/2 और log t की जगह आपने क्या माना है, t की जगह जो वैल्यू आपने माना है e के पावर 2x प्लस e के पावर -2x, ये टोटल पद आपको देखना है, ठीक। और इसमें आप प्लस में c भी ऐड कर लीजिएगा जो कि समाकलन नियतांक है। देखिए इस तरह के फलन का ऐसे ही आकलन किया जाता है, जो भी एक्सपोनेंशियल या चरघातांकित प्रकार के फलन हैं उनके फलनों को हल करने की यही सबसे अच्छी विधि है। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे देखते हैं। 36 था, अब देखिए ये प्रश्न है 40 से लेकर के, अब देखिए इस तरह के फलन में आपको देखने पहले आज का अभी कितना क्वेश्चन बाकी है, 1 2 3 अभी और क्वेश्चन है, फिर देखते हैं इसके बाद। देखिए अब यहाँ पर 1 + cot x है, तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा तरीका है कि cot x को आप क्या करिए साइन और कास में बदल लीजिए। तो जैसे ही मैं साइन और कास में बदलूंगा तो कास अपान साइन होगा और इसका मल्टीप्लाई उधर होगा, यानी ऊपर जो होगा वो साइन x हो जाएगा, ठीक। और ऊपर साइन x होगा। इसके बाद की चीजें हम लोग ध्यान से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहले इसको साइन कॉस में चेंज करिए। तो देखिए ये इंटीग्रेशन है और ऊपर मैं dx लिख देता हूँ, या फिर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, अपान 1 + cot x जो है ये होगा cos x अपान साइन x, ठीक। अब इसका इधर जब गुणा करेंगे तो ये इंटीग्रेशन होगा, ये dx हुआ अपान साइन x प्लस कॉस x होगा, साइन x प्लस कॉस x, और ऊपर जो है साइन x होगा, ठीक। यहाँ तक की चीजें आपको तो समझ में आई गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पर मेरे पास कई रास्ते हैं जिसको हल करने के। यहाँ पर एक तो रास्ता ये है कि इसका परिमेयीकरण करके हल कर दिया जाए। दूसरा रास्ता ये है कि ऊपर का जो फलन है साइन एक्स है प्लस कास एक्स माइनस कास एक्स में कर दूं और एक कैंसिल हो जाएगा और माइनस कास एक्स डी एक्स वाला टर्म बनेगा, पद बचेगा। तो आइए देखते हैं उसे हल करने की विधि क्या हो सकती है। पहले परिमेयीकरण की विधि देखते हैं, परिमेयीकरण की विधि देखते हैं। तो परिमेयीकरण की विधि में अगर आप देखेंगे तो ऊपर जो मल्टीप्लाई होगा यहाँ तो साइन एक्स है, और यहाँ पर मैं cos x माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x बनेगा। तो इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको अगर गुणा करेंगे तो cos x माइनस साइन एक्स, ठीक, और होल अपान ये बनेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नीचे का पद जो है cos 2x बन गया और ऊपर जो है मल्टीप्लाई हुआ है। तो देखिए अब क्या क्या बनता है, इक्वल इंटीग्रेशन, यहाँ पर साइन एक्स cos x होगा, साइन एक्स cos x माइनस साइन स्क्वायर एक्स और होल अपान cos 2x dx, ठीक। अब जो है इसमें गुणा करेंगे तो ये भी साइन 2x अपान cos 2x बन जाएगा, यानी tan 2x बन गया। इसको सेपरेट कर लेते हैं अब यहाँ से। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स cos x, तो ये बन गया साइन 2x अपान में cos 2x dx, और माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स अपान में cos 2x dx। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है, ध्यान देना है, ध्यान इस बात का देना है कि अब ये तो हो गया इक्वल में मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 1/2 साइन 2x अपान cos 2x, ये तो हो गया tan 2x dx, ठीक, और माइनस इंटीग्रेशन। अब इस साइन स्क्वायर x को हमें cos 2x के फॉर्म में चेंज करना है। तो कल मैंने 2 फार्मूले आपको बताए थे, क्यों कैसे, आपको जो फार्मूला दिया था कि cos 2x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। तो अब यहाँ से आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर जो होगा
1 माइनस कॉस 2x और बाई 2। यही फार्मूले की सहायता से जब हम यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस कॉस 2x और बटे में 2 यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1 माइनस कॉस 2x, बटे वाला 2 बाहर चला गया यहाँ पर, और नीचे जो बचा है cos 2x dx। अब फिर इसको हम सेपरेट करेंगे अलग अलग। तो देखिए 1/2, अब यहाँ tan 2x, इसका समाकलन तो आप जानते ही हैं, tan x का log sec x होता है। तो पहले मैं इधर नीचे की चीजों को हटा देता हूँ, आपका फंक्शन मैंने ऊपर लिख लिया है, फिर उसका समाकलन मैं करके खुद बता देता हूँ आपको कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आपको ध्यान ये रखना है, ये तो लगता है कि टच हो गया था, इसको फिर से अगर ओपन कर लिया जाए, कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे। देखिए इसमें जो है, ये तो पुरानी पीपीटी है, इसको अगर थोड़ा सा ओपन करके हम लोग 8th लेक्चर, 8वें लेक्चर की ओर पहुंच चुके हैं। ये रहा आज का लेक्चर, और हम लोग का जो आज का क्वेश्चन था वो ये था, ये था, और मैंने जो लिखा था वो भी अब चला गया। अब जो है उसको अगर ध्यान देना हो या फिर ये करना हो कैसे आएगा, मैं हालांकि याद कर रहा हूँ कि जो चीज़ क्वेश्चन में अभी अभी हमने सॉल्व किया था, जो पद आए थे वो कौन कौन से पद थे, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए एक जो पद था वो इस तरीके का था, जो मैंने वहां पर लिखा था 1/2 था, इंटीग्रेशन था tan 2x dx था, और -1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x अपान cos 2x dx। जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक बार आप मैच करा लीजिएगा, यही पद था। अब यहाँ से 1/2 tan 2x का जो समाकलन होगा, tan 2x का क्या होगा, log tan x का log sec 2x, और कुल के बटे में 2 होगा, कुल के बटे में 2 लिख दिया। इसके बाद -1/2। अब यहाँ अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक, कास का ऊपर जाएगा तो सेक 2x dx, और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन केवल dx बचेगा। अब इसके बाद आपको और अच्छे तरीके से चीजें लिख लेनी है, 1/4 log सेक में 2x होगा, और -1/2 है, और सेक 2x का log सेक x प्लस tan x होता है, तो log सेक 2x प्लस tan 2x ये होगा, और होल अपान 2 कर लेंगे यानी बाई 2, और माइनस में x होगा। तो ये टोटल पद आपका इस फलन का समाकलन होगा। तो ये तो एक विधि थी जिसको हमने बताया है। इस सवाल के हल करने की और भी विधियां हो सकती हैं, जिसे आप दूसरे मेथड से भी हल कर सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। दूसरा मेथड क्या है कि 1 प्लस कॉट एक्स को ही टी मान लीजिए, और कॉट एक्स का समाकलन अवकलन करके देखिए, उससे भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, हो सकता है उससे और अच्छा हो जाए। यहाँ तक की चीज़ों को मैं हटा लेता हूँ, यहाँ तक की चीज़ों को हटा देते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को आपको सर्वसमीका की सहायता से हल करना है, तो देखिए एक तरीका ऐसा अगर हो सकता है कि हो जाए कि 1 प्लस कॉट एक्स को अगर मैं टी मान लूँ, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा, डी टी। यानी कि ये इंटीग्रेशन आपका बन गया 1/t हो गया, लेकिन dx की जगह आप लिखेंगे तो माइनस डी टी अपान कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, अब यहाँ से कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए होगा, तो आप क्या करेंगे कि कॉस काट एक्स बराबर t-1 करेंगे, और काट स्क्वायर एक्स निकालेंगे, तो काट स्क्वायर एक्स बराबर t-1 का होल स्क्वायर। अब काट स्क्वायर एक्स हो गया, तो काट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स -1 होता है। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर एक्स -1 बराबर
टी माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इस वन को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस वन होगा। तो आपको कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल गई, कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपको मिल गया। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर रख करके तब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक विधि ये भी है, फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शन से हल करना होगा। तो इस विधि, ये लंबी विधि है इसलिए हम नहीं बताना चाहते थे। बहरहाल आप चाहें तो इस विधि से भी इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ तक की चीजों को नोट करिए, फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए ये प्रश्न, इस प्रश्न में आपको समझ में आ ही रहा होगा किसको मानना है। इस प्रश्न में भी आपको तो देख करके लग जाना चाहिए कि log sec x प्लस टेन एक्स को t मान लेते हैं। तो यहां से मैं log sec x प्लस टेन एक्स इसको मैं t मान लेता हूं। तो वन अपान sec x प्लस टेन एक्स ये हो गया। अब इसके बाद sec x प्लस टेन एक्स, तो ये तो शायद क्वेश्चन अभी आया हुआ था, जहां तक मुझे याद आ रहा है इसी टाइप का था। अब फिर इसका करेंगे तो sec x का sec x इंटू टेन एक्स और प्लस sec स्क्वायर एक्स, ये dx बराबर टोटल फाइनली चेंज हो जाएगा dt में, और कॉमन लेंगे तो केवल और केवल बचेगा sec x dx बराबर dt होगा। और ये फंक्शन टोटल का टोटल आपका चेंज किस में हो गया, log टोटल वैल्यू t में है और sec x dx dt में हो गया, तो t dt होगा। और इसका समाकलन करेंगे तो टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी होगा। अब जो है t की जगह वैल्यू रख लिया जाए अगर, यानी t की जगह log sec x प्लस टेन एक्स ये वैल्यू है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और टोटल के अपान में 2 होगा और प्लस कांस्टेंट टर्म c होगा। तो उम्मीद है ये भी एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये फंक्शन इस टाइप को तो आपको देख करके ही समझ जाना चाहिए कि कैसे हल होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर वन अपान cos x प्लस ए है और साइन x प्लस बी है। अब इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे, ये तो आपको हल करने के लिए छोड़ देना चाहिए हमें बहरहाल, लेकिन इसको जो है आप ऐसे हल करिए कि देखिए cos x प्लस ए है और साइन x प्लस बी है। यहाँ जो थीटा है दूसरा है, यहाँ पर जो थीटा का मान है वो दूसरा है। ठीक, अगर सेम वैल्यू होती तब तो आप आसानी से इसका अवकलन कर सकते थे, समाकलन भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पर फलन जो है अलग अलग है। तो अगर यहाँ पर हम cos a प्लस बी का फार्मूला लगाएं और यहाँ पर sin a प्लस बी का फार्मूला लगाएं तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा और बड़ा भी होगा। इसको मैं एक तरीके से हल करने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर आप लिखिए, देखिए आप sin a प्लस बी का या a माइनस बी का फार्मूला देखेंगे तो sin a cos b आता है, जबकि अगर cos का फार्मूला हम देखें तो cos a cos b आता है। इसको मैंने पहले भी बताया है कि इस तरह का फलन रहे तो आप ऊपर वाले पद को साइन में ही चेंज करेंगे। तो देखिए मैं ऊपर वाले पद को साइन लिखता हूँ, ठीक, और साइन अब क्या लिखता हूँ, साइन देखिए x प्लस ए है तो मैं x प्लस ए लिख देता हूँ, और फिर ऐसा लिखता हूँ कि x कैंसिल हो जाए तो x और प्लस b लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ से x कैंसिल होगा, a माइनस बी बचेगा, ऊपर से a माइनस बी बचेगा, तो मैं वन अपान साइन a माइनस बी लिख देता हूँ, और ऊपर भी साइन a माइनस बी है और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे वाला पद वैसे ही लिख देता हूँ cos x प्लस ए और साइन x प्लस बी, और ये dx हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर वन अपान साइन a माइनस बी, इसको मैं अलग लिख लेता हूँ और इंटीग्रेशन। अब साइन a माइनस बी के फार्मूले से साइन ए cos b, साइन ए cos b माइनस cos a और फिर साइन b यानी x प्लस बी, ये हो गया। ठीक, अब इस पूरे के बटे में जब इसको करेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे आप cos x प्लस ए और साइन x प्लस बी, और यहाँ भी वही चीज़ अलग अलग मैं कर दे रहा हूँ cos x प्लस ए और साइन x प्लस बी। ठीक, ये टोटल dx है। अब देखिए यहाँ से कुछ पद जो है कैंसिल होंगे, यहाँ पर cos x प्लस बी और यहाँ से तो कोई पद कैंसिल नहीं हुआ, साइन x प्लस ए अपान cos x प्लस ए और cos x प्लस बी अपान साइन x प्लस बी, और यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो cos x प्लस ए है और साइन x प्लस ए है,
तो साइन और कॉस मिल करके टेन एक्स प्लस ए बनाएंगे, और यहाँ पर कॉट एक्स प्लस बी होगा, और इसी तरीके से यहाँ भी होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, इसको हमें इस तरीके से चेंज करना है। नीचे जो है साइन और कॉस, एक कॉस का फंक्शन है और एक साइन का फंक्शन है, तो इसको इस तरीके से चेंज करना होगा कि एक जो है यहाँ कॉस का फॉर्म आए, तो हम लोग साइन ए ये वाला चीज बी माइनस ए अगर कर देते हैं, तब हमारे लिए सहूलियत हो जाएगा कि यहाँ पर कॉस आएगा, तब यहाँ पर साइन एक्स प्लस बी होगा और एक्स प्लस बी से कैंसिल होगा। तो आप इसको ऐसे करिए कि यहाँ पर इसको हटा करके एक्स प्लस बी पहले कर लीजिए। देखिए साइन एक्स प्लस बी यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक्स प्लस बी पहले कर दे रहा हूँ माइनस एक्स प्लस ए कर रहा हूँ। अब देखिए, और यहाँ मैं बी माइनस ए कर देता हूँ, साइन बी माइनस ए। अब आपको चीजें सही मिलेंगी। तो अब यहाँ पर जो चीजें बदलेंगी, तो साइन ए यानी यहाँ पर एक्स प्लस बी हो जाएगा, साइन ए कॉस बी और यहाँ एक्स प्लस ए होगा। ठीक, तो साइन एक्स प्लस बी से ये पूरा कैंसिल होगा और कॉस एक्स प्लस ए से ये पूरा कैंसिल, यानी पहला पद पूरा पूरा कैंसिल होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ के पद में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए की जगह एक्स प्लस बी होगा, एक्स प्लस बी होगा, और यहाँ पर साइन एक्स प्लस ए होगा, एक्स प्लस ए। अब ये पद आपके लिए समाकलन करने में काफी आसान होगा। इस क्वेश्चन को आप हल कर लीजिएगा। अगर कहीं पर कोई समस्या होती है तो इसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको हल कराने का प्रयास करूंगा। तो टाइम अधिक होने की वजह से हम लोग थोड़ी जल्दी से इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अब इसमें जो अगला, ये शायद लास्ट क्वेश्चन था आज का, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद अगले चैप्टर में जो आपके लिए फार्मूले बने हैं या फिर जिन फार्मूलों पर आपको काम करना है, यहाँ पर हमने उसको समअप कर दिया है। इस फार्मूले को आप देख लीजिए। फार्मूले में है क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a बनेगा। ये आप जानते हैं, पहले से भी हमने कराया है। और dx अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x/a होगा। देखिए, इस साइन के फार्मूले में 1/a नहीं आता है, यही आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी के फार्मूले में यहाँ भी 1/a दिख रहा है, यहाँ भी 1/a दिख रहा है, इन दोनों में, बट साइन के फार्मूले में 1/a नहीं आता है, यही चीज आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए हमने इस जो है फार्मूले को यहाँ पर रखाया है, यहाँ पर कहा है रखने के लिए, ताकि आपको इस कंसेप्ट को क्लियर करने में सफलता मिल जाए कि जो साइन के फार्मूले में 1/a नहीं, बाकी सबके फार्मूले में 1/a भी आता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो उम्मीद है आज आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर लीजिएगा। एक जो पीछे का क्वेश्चन बाकी रह गया है, उसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी दूसरी विधि से हल कराने का प्रयास करूंगा, और उसे भी उम्मीद करता हूं कि वो भी एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक एक चीज को बारीकी समझते हुए हमें आगे चलना, यही हम लोग का लक्ष्य है। तो बाकी प्रश्न को आप खुद से भी हल करिएगा। कहीं कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। आज का आपका हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।